हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर भी हम क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू करेंगे। इससे लास्ट वाली वीडियो के अंदर आपको कुछ टॉपिक्स मैंने कराए थे और साथ में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर हमारा कवर होगा। तो जो टॉपिक्स हमारे बच चुके हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन ध्यान देना, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट वीडियो हमारी देखी, उसके बाद हमसे नोट्स परचेज करें और उसके बाद मैसेज किया कि सर आपने ये टॉपिक्स तो कवर नहीं कर रखे। मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि 2 वीडियोस के अंदर चैप्टर 7 कवर होगा। तो जिन बच्चों ने नोट्स लिए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है, जो टॉपिक्स रिमेनिंग थे उसके लिए आपको यही वीडियो रेफर करनी है। इस वीडियो में वो सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके होंगे। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जो हमारे नोट्स लेना चाहते हैं वो ये मत सोचना कि एक ही वीडियो में कवर होगा। ये हमारी सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो और ये वीडियो दोनों आपको देखनी होगी, तभी आपको जो नोट्स दिए गए हैं, जो आपने परचेज करे हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स कवर होंगे और सही से समझ में आएंगे। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, दोनों वीडियोस को जरूर देखना और नोट्स जरूर परचेज कर लेना। जिन बच्चों ने नहीं लिए, सिर्फ और सिर्फ 19 रुपए पे करने हैं। उसमें आपको चैप्टर नंबर 7 के डेटाबेस कंसेप्ट्स के सारे नोट्स मिल जाएंगे और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं सारा इसी से इंटर रिलेटेड है। तो सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, दोनों वीडियोस जरूर देखना, नोट्स जरूर परचेज कर लेना। इस वीडियो के अंदर भी हम आगे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, डेटाबेस कंसेप्ट चैप्टर नंबर 7। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे पहले मैं आपको वो बताऊंगा। कुछ कंसेप्ट्स हैं, किससे रिलेटेड है, डीबीएमएस से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में आपको मैंने डीबीएमएस बताया था, डीबीएमएस क्या होता है। अब उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो यूज होगी, एग्जाम में आएगी ही आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो हम देखेंगे, जो हम समझेंगे, फर्स्ट टर्म वो कौन सी है, सीक्वेंस में मैं आपको बताऊंगा। इन सीक्वेंस में हमें पढ़ना है। नंबर 1 टर्म इज, सबसे पहले हम टर्म देखेंगे डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा क्या होता है। सेकंड इज डेटा कंस्ट्रेंट। थर्ड इज मेटा डेटा और डेटा डिक्शनरी। फोर्थ वन इज डेटाबेस इंस्टेंस। नेक्स्ट इज क्वेरी। उसके बाद नेक्स्ट वन इज डेटा मैनिपुलेशन एंड द लास्ट वन इज डेटाबेस इंजन। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स होगी जो हमें सीखनी है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और जिन बच्चों ने अगर नोट्स नहीं लिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है तो वीडियो को पॉज करके लिख लो, अदरवाइज सारा नोट्स में मेंशन ही है। तो ये 7 टर्म्स है जो हमें पढ़नी है। हम स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट इज डेटाबेस स्कीमा से। डेटाबेस स्कीमा क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा क्या होता है। डेटाबेस स्कीमा का मतलब होता है डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। क्या हुआ, डेटाबेस स्कीमा का मतलब डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या होता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको डीबीएमएस बताया था। डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके अंदर क्या होगा, हम बहुत सारा डेटा को मेंटेन करेंगे। किसकी फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में। टेबल्स किसके अंदर होंगे, डेटाबेस के अंदर होंगे। ऐसा समझो डेटाबेस क्या है, कलेक्शन है डेटा का। तो व्हाट इज डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा क्या होगा कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होगा। व्हाट इज डेटाबेस स्कीमा, एज इट इज डेफिनेशन लिखनी है आपने। डेटाबेस स्कीमा मींस द डिजाइन। डिजाइन किसका, डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस का डिजाइन क्या होगा, कैसे होगा, इसका मतलब क्या हुआ। इसके अंदर हमें डिजाइन की बात करनी है। डिजाइन का मतलब क्या हुआ कि डेटाबेस के अंदर जो हम डेटा स्टोर करेंगे वो किस किस फॉर्मेट में होगा। तो इसके अंदर कुछ टर्म्स होगी जो इंक्लूड होगी। फर्स्ट इज, इट मींस, इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, डिजाइन का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस या फिर टेबल। टेबल जनरली हम वर्ड यूज करेंगे टेबल का। क्यों हम टेबल यूज करेंगे, आगे गोइंग फॉरवर्ड आप एसक्यूएल सीखोगे।
एसक्यूएल जब सीखोगे जो डेटा होगा वो हम टेबल की फॉर्म में स्टोर करेंगे, और जो डेटा टेबल की फॉर्म में स्टोर होगा वो किसके अंदर होगा, डेटाबेस के अंदर होगा। ऐसे मानो डेटाबेस एक कंटेनर है, या लेमन लैंग्वेज में मैं आपको सिखाता हूं कि एक बॉक्स है, ठीक है। तो बॉक्स क्या हो गया, कंटेनर हो गया, उसके अंदर आप चीनी डाल रहे हो या चावल डाल रहे हो या फिर कुछ और चीज डाल रहे हो, तो वो क्या हो गया, उसके अंदर का पार्ट हो गया, यानी कि कंटेनर के अंदर कुछ डेटा जाएगा। सिमिलरली जो डेटाबेस है वो कंटेनर होगा, उसके अंदर टेबल्स होगी, टेबल के अंदर डेटा होगा। तो व्हाट इज डेटाबेस स्कीमा का मतलब हो गया डिजाइन ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस का डिजाइन। अब डेटाबेस के अंदर क्या होगी, टेबल होगी, तो फिर वही कह रहा है इट मींस द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल दैट इंक्लूड्स। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, हम टेबल की फॉर्म में डेटा बनाएंगे तो उसके अंदर क्या क्या होगा। जैसे मान लो आपके स्कूल के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन किया जाता है, आपका रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, मार्क्स हो गया, एज हो गया, फोन नंबर हो गया, तो वो सारी चीजें किसका पार्ट है, आपका डेटा का पार्ट है। तो सिमिलरली यहां पे टेबल में होगा, टेबल में क्या क्या होगा, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, वो किसके अंडर आएगा, डेटाबेस स्कीमा के अंडर आएगा, राइट। दैट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या हो गया, नेम ऑफ द टेबल, टेबल का नाम क्या होगा। नेक्स्ट इज कॉलम्स नेम, कॉलम का नाम क्या होगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या हो गया, कॉलम के बाद डेटा टाइप ऑफ कॉलम्स। डेटा टाइप ऑफ कॉलम्स का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मेरे को आपकी इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, मार्क्स हो गया, एज हो गया। रोल नंबर क्या होगा, न्यूमेरिक होगा, दैट इज इंटीजर की फॉर्म में। नेम क्या होगा, कैरेक्टर्स होगा, दैट इज स्ट्रिंग्स की फॉर्म में। डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, ईयर, डेट ऑफ बर्थ के अंदर ईयर, मंथ और क्या आता है, डेट आती है, इसका मतलब उसका फॉर्मेट हो गया डेट। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आप डेटा स्टोर करोगे उसके अंदर क्या होगा, टेबल होगा, क्योंकि टेबल में स्टोर करेंगे, टेबल का नाम होगा, टेबल के अंदर कॉलम होंगे, कॉलम का डेटा टाइप्स होगा, यानी कि किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। नेक्स्ट इज कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है, रुकावटें। कंस्ट्रेंट का मतलब लेमन टर्म्स में रुकावटें। तो जब हम टेबल बनाएंगे तो उसके अंदर कुछ रुकावटें डालेंगे, यानी कुछ कंडीशंस डालेंगे। क्यों डालेंगे, अब जैसे ध्यान दो, रोल नंबर है, रोल नंबर इंटीजर में होना चाहिए, अगर कोई बंदा अल्फाबेट्स डाल देगा तो वो नहीं एक्सेप्ट होना चाहिए। जैसे अगर आपका जीमेल का, आपने अपना अकाउंट बना रखा है जीमेल के ऊपर, तो वहां पर आपको वो परमिशन देता है कि आप डॉट यूज कर सकते हो या फिर अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, लेकिन वो कहता है आप हैश यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब कंडीशंस दे दी, तो जब कंडीशंस देगा तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसको कहा जाता है कंस्ट्रेंट्स। नेक्स्ट उसके बाद आ गया रिलेशनशिप अमंग टेबल्स, मतलब कि बहुत सारी टेबल्स बनाएंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा। लास्ट इज इट इज ऑल्सो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विजुअल और लॉजिकल आर्किटेक्चर। इसको विजुअल और लॉजिकल आर्किटेक्चर कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डैश इज कॉल्ड एज विजुअल और लॉजिकल आर्किटेक्चर, दैट इज डेटाबेस स्कीमा। क्यों कहा जाता है, एज इट टेल्स, क्योंकि ये बताता है हाउ द डेटा आर ऑर्गेनाइज इन द डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर डेटाबेस के अंदर डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज का मतलब किस फॉर्म में होगा, क्या वो हमारा टेबुलर फॉर्म में होगा, ऐसे बहुत सारे होते हैं। अभी आप आगे एक टॉपिक और पढ़ोगे तब ज्यादा क्लैरिटी आएगी, बस ये ध्यान दो। डेटाबेस स्कीमा का मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। सबसे पहले तो बात करेंगे डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। डिजाइन ऑफ द डेटाबेस के अंदर क्या आएगा, टेबल की बात करेंगे। इसका मतलब टेबल का स्ट्रक्चर कैसे होगा। टेबल का स्ट्रक्चर का मतलब आप जो डेटा स्टोर करोगे उसके अंदर किस टाइप का डेटा होगा, टेबल का नाम क्या होगा, कॉलम्स के नेम क्या होंगे, वो सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आएगा डेटाबेस स्कीमा से ये आ सकता है, डैश इज कॉल्ड एज लॉजिकल और विजुअल आर्किटेक्चर, या फिर कहा जाता है डैश टर्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या कहा जाएगा, विजुअल और लॉजिकल आर्किटेक्चर, या फिर व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ डेटाबेस स्कीमा। तो ये आपको टिप्स पर होना चाहिए, ठीक है। ये हमने पढ़ा किसके बारे में, डेटाबेस स्कीमा के बारे में। नेक्स्ट टर्म इज डेटा कॉन्स्ट्रेंट। जैसे मैंने आपको बताया डेटा कंस्ट्रेंट का मतलब है कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम्पल क्या है, सपोज करो रोल नंबर हमें स्टूडेंट का डालना है, तो वो इंटीजर वैल्यूज ही होनी चाहिए, इंटीजर के अलावा कुछ और नहीं हो सकता।
अगर हमने नेम एंटर करना है तो नेम करेक्टर्स ही होने चाहिए, नेम के अंदर डिजिट्स नहीं हो सकता। क्या ऐसा नाम हो सकता है गैप्स 1 2 3? नाम किसी का भी अल्फाबेट्स ही होता है, उसके अंदर डिजिट्स नहीं आते। दैट इज कॉल्ड एज डेटा कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम इसके अंदर, कैसे डिफाइन करेंगे हम डेटा कंस्ट्रेंट? डेटा कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है? इस रिस्ट्रिक्शन, क्या हो गया? रिस्ट्रिक्शन, जैसे मैंने बताया कंडीशंस या फिर रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस ऑन द टाइप ऑफ डेटा। किस टाइप का डेटा है? दैट कैन बी एडेड इन कॉलम्स। जो कॉलम्स के अंदर हम डेटा ऐड करेंगे किस टाइप का होगा? कॉलम्स किसके अंदर होगा? टेबल के अंदर। यानी कि हम टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर कॉलम बनाएंगे और उसके अंदर वैल्यूज डालेंगे। दिस इज कॉल्ड एज डेटा कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, और क्या लिखेंगे? 1 मार्क्स के हिसाब से तो इतना ही लिख देंगे, अगर 2 मार्क्स का आएगा तो कैसे लिखेंगे? डेटा कंस्ट्रेंट्स आर स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग टेबल। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने आपको कहा कि रोल नंबर एंटर करना है, वो इंटीजर में ही होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने बोला कि रोल नंबर एंटर करना है तो उस समय पहले ही बता दिया कि रोल नंबर इंटीजर में ही होना चाहिए। या फिर ऐसे समझो कि जैसे आप जीमेल का अकाउंट बनाते हो, अपना ईमेल आईडी बनाते हो, उसके अंदर डिजिट्स अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल ले लिया, वैसे तो अलाउड है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई डिजिट्स नहीं आ सकते। तो क्या जब आप एंटर कर रहे होगे, डिजिट्स एंटर कर रहे होगे, तब वो रिस्ट्रिक्शन लगाएगा? नहीं, उसने पहले ही लगा रखी है कि जो भी बंदा अगर जीमेल पे अकाउंट बनाएगा तो उस केस में उसको डिजिट्स नहीं डालने। इसका मतलब जब हमने क्रिएट करा। सिमिलरली डेटा किस फॉर्म में होगा? टेबल की फॉर्म में। तो जब हम टेबल की फॉर्म में होगा तभी कंस्ट्रेंट लगा देंगे। वही लिखा हुआ है, डेटा कंस्ट्रेंट्स आर स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग टेबल। आगे गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आप पढ़ने वाले हो टेबल कैसे बनाई जाती है, और उसके साथ साथ में कंस्ट्रेंट्स भी लगाना सीखोगे। कंस्ट्रेंट्स कैसे दिए जाते हैं वो सब समझ में आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल से समझेंगे, ज्यादा क्लियर होगा। इसका एग्जांपल बेस्ट है, एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव रोल नंबर। हर एक बच्चे का रोल नंबर होगा, और जो रोल नंबर होगा हर स्टूडेंट का अलग अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव रोल नंबर एंड वैल्यू ऑफ रोल नंबर, वैल्यू किसकी? रोल नंबर की, ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट बी डिफरेंट। हर एक स्टूडेंट की वैल्यू किसकी? रोल नंबर की डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। देखो, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, कई बार ना स्टूडेंट ना टेबल से कंफ्यूज हो जाता है। क्यों कंफ्यूजन होती है? मतलब अगर आप मुझसे पूछो तो एज पर एनसीईआरटी, एज पर सीबीएसई, जो आपको दिया हुआ है सिलेबस चैप्टर नंबर 7 के अंदर चीजें बताई गई है और उसका इंप्लीमेंटेशन 8th में सिखाया। बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे अकॉर्डिंग पहले जो 8th में कराया आपको पहले वो सीखना चाहिए, फिर ये सीखना चाहिए। मगर हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है तो हम ऐसे ही चल रहे हैं। जिन बच्चों ने हमसे प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल करा हुआ है उनको मैं कभी भी ये पहले नहीं कराता, क्योंकि ना वो ना थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। सर टेबल कैसा टेबल, किस टेबल की बात कर रहे हो? अब जैसे मैंने यहां पर कहा, एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव रोल नंबर एंड वैल्यू ऑफ रोल नंबर ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट बी डिफरेंट। ये तो कॉमन लैंग्वेज होगी कि हाँ ऐसा रोल नंबर होना चाहिए, हर एक के लिए अलग अलग होना चाहिए। लेकिन ये अप्लाई कैसे करें? जैसे यहां पे लिखा हुआ है, डेटा कंस्ट्रेंट आर स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग टेबल। इसका मतलब कंस्ट्रेंट कब देना? जब टेबल बनानी है। तो पहले मैं बच्चों को टेबल बनाना सिखाता हूं, पहले मैं इस थ्योरी में नहीं जाता, पहले मैं टेबल बनाना सिखाता हूं और उसके बाद ये सब चीजें सिखाई जाती है। उससे क्या होता है कि आप ना अपने आप को इंटर रिलेट कर पाते हो। तो अगर आपने प्रीमियम कोर्स लिया हुआ है तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, और जिस बच्चे ने प्रीमियम कोर्स नहीं लिया हुआ तो गोइंग फॉरवर्ड हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे एज अ प्रैक्टिकल, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, तब आप उससे रिलेट कर सकोगे। ठीक है, और अगर आपका एग्जाम अभी नहीं है, रिसेंटली आपका एग्जाम नहीं है और उसमें एग्जाम में टाइम है, तो मैं यही कहूंगा कि पहले आप चैप्टर 7 मत करो। अगर आप गैप्स की वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो पहले आप एसक्यूएल सीखो कि एसक्यूएल में टेबल वगैरह कैसे बनाई जाती है, उसमें थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रखा है। तो उसके बाद इस चैप्टर पे आओगे तो ज्यादा आपके लिए क्लियर होगा। मगर नोट्स तो गैप्स क्लासेस के जरूर परचेज कर ही लेना। ठीक है, नेक्स्ट, यहां तक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टर्म इज मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा। तो ये एज इट इज डेफिनेशन लिख के रहोगे, मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा।
डेटा के बारे में जो डेटा बताता है दैट इज कॉल्ड एज मेटा डेटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे रोल नंबर है 10, 10 क्या है? रोल नंबर है। तो रोल नंबर जो 10 है उसकी वैल्यू क्या है? इंटीजर फॉर्म में है। इसका मतलब 10 किस फॉर्म में? इंटीजर की फॉर्म में। तो डेटा अबाउट डेटा इज मेटा डेटा। ऐसे समझो जैसे वर्ड मीनिंग होते हैं, वर्ड मीनिंग के अंदर एक वर्ड है हैप्पी, तो हैप्पी को अगर मेरे को डिफाइन और करना है तो क्या हो गया? ब्लिस, मतलब बहुत ज्यादा खुश होना। तो हैप्पी जो हो गया उसको और डिफाइन करा, किससे? हमने ब्लिस से डिफाइन करा। तो डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड एज मेटा डेटा, यानी कि डेटा के बारे में जो डेटा बताया दैट इज मेटा डेटा। ठीक है, वैसे एग्जाम में सिर्फ इतना ही आएगा, डैश इज कॉल्ड एज डैश इज डेटा अबाउट डेटा इज मेटा डेटा, या फिर व्हाट इज मेटा डेटा 1 मार्क्स का आएगा, इतना काफी है। मगर फिर भी कुछ टीचर्स आते हैं हम कुछ एक्स्ट्रा लिखें, तो ठीक है हम एक्स्ट्रा लिख देते हैं। तो आप क्या लिखोगे? मेटा डेटा कंटेन्स डेटाबेस स्कीमा अलोंग विद कंस्ट्रेंट। इसका मतलब क्या हो गया? ऑन दी डेटा। इसका मतलब क्या हो गया? जो हमने डेटाबेस स्कीमा पढ़ा था उसी को रिलेट करा। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि रोल नंबर किस टाइप का होगा? रोल नंबर 10 है, 10 किस टाइप का? इंटीजर का टाइप का। वो किसके अंदर आ गया? मेटा डेटा के अंदर। अब वो कब दिया जाएगा? वो हम कब देते हैं? जब हम टेबल बनाते हैं, यानी कि डेटाबेस जो टेबल हम बना रहे हैं वो किसका पार्ट है? डेटाबेस स्कीमा का पार्ट है। उसके अंदर कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं। तो वही लिखा है मेटा डेटा कंटेन्स डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस का स्कीमा क्या होगा, यानी स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर के अंदर पूरा टेबल की इंफॉर्मेशन आ जाती है साथ में विद कंस्ट्रेंट्स ऑन द डेटा। ठीक है, और इसके अंदर आप ये लिखोगे। और अच्छा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये सारी इंफॉर्मेशन होती है वो कहां पे स्टोर होती है? उसके लिए होता है डेटाबेस कैटलॉग और डिक्शनरी, उसको कहा जाता है दैट इज मेटा डेटा। ऑल दिस इंफॉर्मेशन मतलब कि ये सब स्कीमा हो गया, कंस्ट्रेंट हो गया, कहां पे स्टोर होता है? उसके लिए होता है डेटाबेस कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है? एक ऐसी चीज, ऐसे नॉर्मल समझो लेमन टर्म्स में कैटलॉग क्या होता है? ऐसे समझो एग्जांपल से, सपोज आप कोई प्रोडक्ट लेने गए, आपको कंप्यूटर लेना है या फिर आपको लैपटॉप लेना है, तो क्या होगा? उस लैपटॉप के बारे में सारी इंस्ट्रक्शंस होगी, कितनी रैम है, कितनी हार्ड डिस्क है, कैमरा कितना है, वो सब चीजें मेंशन होगा, प्रोसेसर कितना होगा। तो दैट इज डेटा कैटलॉग हो गया। सिमिलरली अगर डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो जितनी सारी चीजें होती है वो किसके अंदर होती है? डेटाबेस कैटलॉग के अंदर, या फिर उसको डिक्शनरी भी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज मेटा डेटा। आप इसको नोट कर लो। अब आएंगे हम नेक्स्ट टर्म, यहां तक थर्ड तक हो गई हमारी टर्म। नेक्स्ट टर्म इज डेटाबेस इंस्टेंस। फोर्थ टर्म इज डेटाबेस इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जांपल। इंस्टेंस का मतलब क्या हो गया? एग्जांपल, डेटाबेस का एग्जांपल। ऐसे समझो, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, उनका रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एड्रेस स्टोर है। तो 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 10 दिन के बाद 2 स्टूडेंट्स और आ गए, तो इसका मतलब 10 स्टूडेंट्स से कितने हो गए? 12 स्टूडेंट्स हो गए। जो हमारा डेटा था वो 10 से कितना हो गया? 12 हो गया, यानी कि जो डेटाबेस का इंस्टेंस था वो चेंज हो गया। व्हाट इज इंस्टेंस? अगर हम 10 दिन पहले की बात करेंगे तो 10 स्टूडेंट्स का डेटा है, 10 दिन के बाद की बात करेंगे तो 12 स्टूडेंट्स का डेटा हो गया। यानी कि 10 दिन पहले कुछ और स्टेट था, 10 दिन के बाद चेंज हो गया। तो व्हाट इज डेटाबेस इंस्टेंस का मतलब होता है स्टेट या फिर स्नैपशॉट। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इट मींस स्टेट और स्नैपशॉट। स्टेट हो गया या फिर स्नैपशॉट हो गया ऑफ द डेटाबेस। इट मींस स्टेट और स्नैपशॉट ऑफ द डेटाबेस एट एनी गिवन टाइम। किसी भी टाइम की बात कर रहे हैं, किसी भी टाइम पर हम बात कर रहे हैं, 10 दिन पहले बात कर रहे हैं, 10 दिन के बाद कर रहे हैं, 2 महीने के बाद कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारा? इंस्टेंस। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टेट ऑफ द डेटाबेस कैन चेंज फ्रॉम वन टाइम टू अनदर। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ दिन के बाद डिफरेंट हो जाएगा, कुछ दिन के पहले डिफरेंट है, तो दैट इज स्टेट या स्नैपशॉट, चेंज होता रहता है। तो ये डेफिनेशन है डेटाबेस इंस्टेंस की। एग्जाम में कैसे आएगा? स्टेट और स्नैपशॉट ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड एज डेटाबेस इंस्टेंस। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट टर्म इज क्वेरी। क्वेरी का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कि हमने 100 स्टूडेंट्स का डेटा रखा हुआ है, लेकिन अगर मुझे 100 में से सिर्फ उन स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जिनके मार्क्स 90% से ज्यादा है, इसका मतलब मैं क्वेरी कर रहा हूं। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? क्वेरी कर रहा हूं, यानी कि मैं चाह रहा हूं कि डेटाबेस में से कुछ डेटा निकले, उसका निकले जिसके 90% से ज्यादा है। दैट इज कॉल्ड एज क्वेरी। तो कैसे लिखेंगे हम इसके अंदर?
इट इज द रिक्वेस्ट है किसका, और टू द डेटाबेस फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन। ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम डेटा निकाल सके, कहां से, इंफॉर्मेशन निकाल सके डेटाबेस में से इन अ डिजायर्ड वे। डिजायर्ड वे का मतलब वही हो गया जैसे मैंने कहा 90% से ऊपर का चाहिए, या फिर मेरे को चाहिए उन स्टूडेंट्स का जो डेली के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं डिजायर्ड मतलब अपने हिसाब से चाह रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज क्वेरी। ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे। ऑल दिस इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन कहां है, स्टोर्ड इन डेटाबेस कैटलॉग। ये सारी इंफॉर्मेशन कहां पे होती है, जैसे मैंने आपको बताया कहां पर होते हैं, कैटलॉग में सारी इंफॉर्मेशन होती है। सपोज करो अगर आप जा रहे हो मार्केट के अंदर लैपटॉप खरीदने जा रहे हो, आपको 15-20 मॉडल है, उसने आपको कैटलॉग दे दी। उसके बाद आप कहते हो कि भाई इस वाले प्रोडक्ट के बारे में बताओ, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सारा किसमें, कैटलॉग में। सिमिलरली अब यहां पे हम चाह रहे हैं डेटा हमें निकालना है, क्वेरी करना है किसका, जिसके 90% से ऊपर है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन कहां पर है, डेटाबेस के कैटलॉग के अंदर है। दैट इज कॉल्ड एज मेटा डेटा। कैटलॉग का दूसरा नाम मेटा डेटा। तो डिक्शनरी, मेटा डेटा और कैटलॉग तीनों का मतलब सेम है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें ना कुछ लैंग्वेज होती है वो सीखनी होगी। जैसे गोइंग फॉरवर्ड आप एसक्यूएल सीखोगे, और जिन्होंने ऑलरेडी प्रीमियम कोर्स लिया हुआ है उनको तो एसक्यूएल पहले से ही पता है, काफी हद तक उन्होंने ऑलरेडी कर रखी है। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आप नॉलेज के हिसाब से और अच्छे मार्क्स के हिसाब से पढ़ना चाहते हो, अगर आपका टारगेट 70% से ऊपर का है, तो गैप्स क्लासेस के प्रीमियम कोर्स के लिए जरूर एनरोल करना। और अगर 70% तक का ही टारगेट है तो यूट्यूब की वीडियोस फॉलो करो, आ जाएंगे। नेक्स्ट टर्म एफ इज डेटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस करना। तो मैनिपुलेशन के अंदर बेसिकली 3 चीजें आती है, या तो अपडेट करेंगे यानी चेंजेस करेंगे, या डिलीट करेंगे, या फिर इंसर्ट करेंगे। तो व्हाट इज डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन के अंदर 3 चीजें आएगी। डेटा मैनिपुलेशन कंटेन्स 3 ऑपरेशंस। क्या आ गया, डेटा मैनिपुलेशन हैज 3 ऑपरेशंस। कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे, ध्यान से समझना, इसके बारे में हमें पढ़ना है। सिंपल एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट इज इंसर्शन ऑपरेशन, सेकंड इज डिलीशन एंड द थर्ड वन इज अपडेशन। तो डेटा मैनिपुलेशन हैज 3 ऑपरेशन। फर्स्ट इज इंसर्ट करना, सेकंड इज डिलीट करना एंड द लास्ट वन इज अपडेट करना। आप हमेशा यही 3 ऑपरेशन ही जनरली करोगे। जैसे एक स्कूल है, स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन मेंटेन है, तो क्या होगा, अगर कोई नया स्टूडेंट आएगा तो इसका मतलब हम नए स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन डालेंगे, दैट इज ऐड करना, दैट इज इंसर्शन। एक स्टूडेंट स्कूल छोड़ के चला गया तो उसकी इंफॉर्मेशन हटा देंगे, दैट इज डिलीशन। अब एक स्टूडेंट आया, सपोज करो उसका फोन नंबर था, कुछ दिनों के बाद उसने फोन नंबर चेंज करा, तो हमें उसका फोन नंबर चेंज करना होगा, दैट इज अपडेशन। ठीक है, तो कुछ यही लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसी फॉर्म में लिखेंगे। सपोज न्यू स्टूडेंट्स गॉट एडमिशन इन द स्कूल, नया स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, देन इन द डेटाबेस हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्शन ऑपरेशन टेक प्लेस होगा। क्यों, क्योंकि नया स्टूडेंट आया तो उसकी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। ठीक है, सपोज एग्जिस्टिंग स्टूडेंट लीव्स द स्कूल, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उसने लीव छोड़ दिया स्कूल को, तो क्या करेंगे, डेटाबेस में कौन सा ऑपरेशन होगा, दैट इज डिलीशन ऑपरेशन टेक्स प्लेस। एंड द लास्ट वन इज वही जो मैंने बताया कि सपोज एग्जिस्टिंग स्टूडेंट चेंजेस हिज एड्रेस, उसने अपना एड्रेस चेंज करा, देन इन द डेटाबेस अपडेशन ऑपरेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, नया स्टूडेंट आया तो इंसर्शन ऑपरेशन होगा, स्टूडेंट छोड़ के जा रहा है तो डिलीशन होगा, स्टूडेंट ने कोई चेंजेस करा जैसे एड्रेस चेंज हो गया, फोन नंबर चेंज हो गया, ईमेल आईडी चेंज हो गया, तो क्या होगा हमारा अपडेशन ऑपरेशन। राइट, ये किसका पार्ट है, डेटा मैनिपुलेशन। तो डेटा मैनिपुलेशन के अंदर 3 चीजें पढ़ी हमने। नेक्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज डेटाबेस इंजन। इंजन का काम क्या होता है, अगर हम जनरली बात करें इंजन का काम क्या होता है, गाड़ी के अंदर क्या होता है, इंजन गाड़ी को चलाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ट्रेन की बात करें तो ट्रेन का इंजन क्या होता है, ट्रेन का इंजन क्या करेगा, ट्रेन को चलाएगा। सिमिलरली यहां पे डेटाबेस का इंजन है, तो यानी कि डेटाबेस को चलाने के लिए यूज होगा। डेटाबेस मतलब डीबीएमएस को चलाने के लिए। ठीक है, तो कैसे लिखोगे आप इसका, एग्जाम के अंदर कैसे लिख के आओगे, जैसा सिखाया जाए वैसे ही लिख कर आना, क्योंकि टीचर एक्सपेक्ट करते हैं एज पर एनसीईआरटी के हिसाब से होना चाहिए। इट इज द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है, किसके लिए पर्पस होता है इसका, और सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अच्छा, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को सेट ऑफ प्रोग्राम्स भी कहा जाता है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स। नाम क्या होता है, मतलब उसको सेट ऑफ प्रोग्राम्स कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। किसी भी काम को आप करते हो, जैसे अगर आप कैलकुलेटर यूज करते हो
तो कैलकुलेटर यूज करते हो तो उसके पीछे प्रोग्रामिंग लिखी हुई है, तो कैलकुलेटर लिखने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ जनरली प्रोग्राम्स ही है, ठीक है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। उसके बाद यूज बाय डीबीएमएस करेगा, क्यों, टू डू ऑल द टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इन द डेटाबेस। जैसे मैंने आपको बताया इंजन क्या करता है, गाड़ी को चलाता है, मतलब कि इंजन का पर्पस होता है गाड़ी को चलाने का, जो भी कंपोनेंट चाहिए उसी से इंजन से रिलेटेड होता है। सिमिलरली ये भी क्या हो गए, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट सेट ऑफ प्रोग्राम्स हो गए यूज बाय डीबीएमएस, क्योंकि हम डीबीएमएस डेटाबेस इंजन पढ़ रहे हैं तो डीबीएमएस की बात कर रहे हैं, टू डू ऑल द टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इन द डेटाबेस, ठीक है, किसी भी टाइप के ऑपरेशन को आप कर सकते हो डेटाबेस में, दैट इज जैसे कि डेटाबेस को क्रिएट करा हमने और क्या करा उसके अंदर मॉडिफिकेशन, हैंडलिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरी, जैसे हमने क्वेरी बताया था, हैंडलिंग करा, डेटा को निकालना, डेटा के अंदर मॉडिफाई करना, इंसर्ट करना, वो सब किसके थ्रू होता है, डेटाबेस इंजन के थ्रू होता है, ठीक है, ये लिख कर आओगे आप। नेक्स्ट टर्म इज रिलेशनल डेटा मॉडल। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था की टर्म्स, की कंपोनेंट्स हैं, वो सारे खत्म हो चुके हैं, अब नया टर्म आया रिलेशनल डेटा मॉडल। आपके कोर्स के अंदर यही है जो आपको पढ़ना है। जो मैं अभी तक बात कर रहा था डेटाबेस के अंदर टेबल बनेगा, वो सब चीजें अब आपको समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे डेटा मॉडल क्या होता है। हमने रिलेशनल डेटा मॉडल नहीं पढ़ना, हमने क्या पढ़ना है, डेटा मॉडल क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, ठीक है। एग्जाम में डेटा मॉडल की डेफिनेशन भी आ सकती है आपके। व्हाट इज डेटा मॉडल? डेटा मॉडल का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। इट मींस व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, डेटाबेस, सॉरी, डेटा मॉडल की बात कर रहा है यानी डेटाबेस की बात कर रहा है, तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होगा। सिंपल है, जो डेफिनेशन आपने डेटाबेस स्कीमा की पढ़ी है ना वही लिखनी है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, क्या होगा। उसके अलावा हाउ डेटा आर रिफाइंड एंड रिप्रेजेंटेड, किस फॉर्म में डेटा को आप रिप्रेजेंट करोगे। जैसे मैंने आपको कहा टेबल की फॉर्म में होगा, कुछ जगह पे डायग्राम की फॉर्म में भी हो सकता है, कुछ जगह पे पैराग्राफ की फॉर्म में भी हो सकता है। वो किसका पार्ट है, डेटा मॉडल का पार्ट है, ठीक है। तो क्या पढ़ा, सेकेंड इज हाउ डेटा आर रिफाइंड एंड रिप्रेजेंटेड, लास्ट इज रिलेशनशिप अमंग डेटा एंड कंस्ट्रेंट्स एसोसिएटेड विद इट। वही चीज जो डेटाबेस स्कीमा है, एक तरह से वही डेफिनेशन लिख कर आनी है आपने किसके अंदर, डेटा मॉडल के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर दो चीजें और है, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा मॉडल्स। हाँ, किस किस टाइप्स के होते हैं ये पता होना जरूरी है। फर्स्ट इज रिलेशनल, जैसे मैंने आपको कहा पहले डेटा मॉडल बताऊंगा, फिर पढ़ेंगे हम रिलेशनल। तो क्या हो गया हमारा, रिलेशनल हो गया। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बाद क्या हो गया हमारा, और एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल, डॉक्यूमेंट मॉडल एंड हायरार्किकल डेटा मॉडल्स। तो ये डिफरेंट टाइप के डेटा मॉडल्स हैं। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो आएगा वो ये आएगा, व्हाट इज डेटा मॉडल। तो जो डेफिनेशन आपको डेटाबेस स्कीमा की बताइए ऑलमोस्ट सेम है, वही आप लिख के आ सकते हो। और साथ में डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हो गए, एग्जाम में आ सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा मॉडल्स, दैट इज रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एंटिटी रिलेशनशिप, डॉक्यूमेंट मॉडल एंड हायरार्किकल डेटा मॉडल। जो हमें पढ़ना है वो रिलेशनल पढ़ना है। किसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे हम, रिलेशनल के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है। अगर आप डेटा को रिलेशन की फॉर्म में डिफाइन कर रहे हो, दैट इज रिलेशनल। रिलेशन मतलब टेबल की फॉर्म में, किस फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, ठीक है। तो यही डेफिनेशन लिखकर आनी है आपको। इन रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर क्या होगा, डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। किस फॉर्म में होगा, टेबल की फॉर्म में। टेबल का दूसरा नाम रिलेशन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर डेटा स्टोर होगा टेबल की फॉर्म में, टेबल का दूसरा नाम रिलेशन। आगे गोइंग फॉरवर्ड जब आप डेफिनेशंस पढ़ोगे तो उन डेफिनेशन के अंदर वर्ड यूज होगा रिलेशन। आपके एग्जाम में 101% पूछा जाएगा या फिर वाइवा में पूछा जाएगा, 12th क्लास में भी पूछा जाएगा वाइवा में। टेबल का दूसरा नाम क्या है, दैट इज रिलेशन। क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है।
अब कुछ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए जो टेबल्स के रिलेटेड है। पहले हमने टेबल से रिलेटेड नहीं पढ़ी थी, डेटाबेस से रिलेटेड पढ़ी थी। अब किससे पढ़ रहे हैं हम? टेबल से रिलेटेड। जो जो टर्म्स है आपको पता होनी चाहिए। टोटल 5 टर्म्स हैं, ठीक है, जिसमें मैं पांचों की पांचों अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बाद में एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ एक एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट इज एट्रीब्यूट्स, आपको पता होना चाहिए एट्रीब्यूट्स क्या होता है। सेकंड इज टपल्स, थर्ड वन इज डोमेन क्या होता है, फोर्थ इज डिग्री एंड द लास्ट वन इज कार्डिनलिटी क्या होता है। अब जिन बच्चों ने हमसे प्रीमियम कोर्स लिया हुआ है, ऑलरेडी एनरोल कर रखा है, या जिन बच्चों ने ऑलरेडी हमारी इस चैप्टर से पहले की वीडियोस देख रखी है एसक्यूएल की, उन सबको एट्रीब्यूट्स का मतलब पता है, टपल्स का मतलब पता है, डिग्री का मतलब पता है, कार्डिनलिटी का मतलब पता है। और जिन्होंने नहीं देखी हुई उन सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आगे की वीडियोस जब आप देखोगे तो ये फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ उसके अंदर कवर होगा, ठीक है। और जिन्होंने प्रीमियम कोर्स लिया हुआ है उनको भी आता ही है, क्योंकि उनको तो हम टेस्ट भी लेते हैं और क्वेश्चंस भी करवाए हैं इनसे रिलेटेड। अब बात करेंगे डोमेन। डोमेन अभी तक किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता जो हमसे एसोसिएटेड है, चाहे उन्होंने प्रीमियम कोर्स लिया हुआ है चाहे नहीं लिया हुआ है। डोमेन का मतलब क्या होता है? अब जैसे कि मान लो रोल नंबर है, रोल नंबर स्टूडेंट का स्टोर करना है, तो हम कहते हैं रोल नंबर जो होगा 1 से लेकर 100 के बीच में होगा, यानी कि एक रेंज दे दी, सेट ऑफ वैल्यूज दे दी, उसको डोमेन कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड एज डोमेन। क्या कहा जाएगा? उसको डोमेन कहा जाएगा। एक एग्जांपल और लो, जैसे मान लो हमें स्टूडेंट को एडमिशन देना है, क्राइटेरिया है या तो वो इंडिया का हो सकता है या यूएसए का या फिर यूके का, उसके अलावा किसी भी कंट्री का स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब हमने डोमेन बता दिया कि यहां से स्टूडेंट्स आ सकते हैं, इंडिया, यूएस और यूके से, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज डोमेन। डोमेन का मतलब सेट ऑफ वैल्यूज जो स्टोर हो सकती है कॉलम्स के अंदर, ठीक है। तो व्हाट इज डोमेन? डोमेन की डेफिनेशन एक्सप्लेन होगी, बाकी नहीं करूंगा। इट इज ए सेट ऑफ वैल्यूज। ये क्या? सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच, जिससे एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है ये, एट्रीब्यूट्स का दूसरा नाम कॉलम्स, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इट इज ए सेट ऑफ वैल्यूज। सेट ऑफ वैल्यूज है फ्रॉम विच एट्रीब्यूट्स वैल्यू टेक्स प्लेस इन ईच रो। हर रो के अंदर जो वैल्यूज होगी, किसके अंदर जो कॉलम्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जाएगी, उसका एक सेट होगा, वहीं से जाएगी, उसके अलावा नहीं जा सकती। जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिया, यूएसए एंड यूके, वहीं के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा डोमेन है वो क्या है? सेट ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज के अंदर क्या है? यूके, यूएस एंड इंडिया, ठीक है। बाकी एट्रीब्यूट्स क्या होता है, टपल्स क्या होता है, डिग्री क्या होता है, कार्डिनलिटी क्या होता है, आप आगे पढ़ोगे। अगर आपने आगे की वीडियोस नहीं देखी और अगर देख रखी है तो आपको पता ही होगा। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स हमसे ना नोट्स के लिए पेमेंट करता है वो, और उसके बाद वो ये एक्सपेक्ट करता है कि हम उसको इंस्टेंट ही नोट्स भेज दें। पॉसिबल नहीं है। हमारे पास लाइन में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पेमेंट करते हैं नोट्स के लिए, कोर्स के लिए। तो जैसे जैसे, चाहे वो कोर्स के लिए एनरोल कर रहा है, चाहे वो नोट्स के लिए हमसे ले रहा है, परचेज कर रहा है, उसने जब भी पेमेंट करी अपना स्क्रीनशॉट जरूर भेजना। हम अपने डेटाबेस में अपडेट करते हैं सीक्वेंस में, जिसकी फीस पहले आएगी, चाहे वो नोट्स से रिलेटेड हो या प्रीमियम कोर्स से रिलेटेड हो, उसको पहले ही वो चीजें दी जाएगी। नोट्स अगर आज आपने भेजे और मान लो आपने 4 बजे भेजा, 4:05 पे किसी दूसरे स्टूडेंट ने नोट्स के लिए हमें पेमेंट करी, तो जिसने 4 बजे भेजा उसको पहले दिए जाएंगे, 4:05 वाले को बाद में जाएंगे, इंस्टेंट नहीं आएगा। तो जब भी आप पेमेंट करो, मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज स्क्रीनशॉट भेजने के बाद उसके साथ ये जरूर मेंशन करो कि आपने पेमेंट किस नोट्स के लिए करी है, क्योंकि हम कॉलेज के सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं तो हमें ऐसे कंफ्यूजन होती है किसके लिए है। और साथ साथ में अगर आप 7 बजे के बाद पेमेंट कर रहे हो तो शाम को 7 बजे के बाद करो तो आपको नेक्स्ट डे ही मिलेंगे। तो प्लीज पेशेंस जरूर रखना। नोट्स आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, आप पेमेंट करोगे तो आपको जरूर दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, नोट्स जरूर परचेज कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, आगे हमें एसक्यूएल के बारे में पढ़ना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।